हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन को बताने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी के क्या स्रोत है। कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं, या हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी के क्या क्या स्रोत है, यानी कि किन किन चीज़ों से हमें हड़प्पा संस्कृति के विषय में पता चलेगा या उसके विषय में हमको जानकारी मिलेगा। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कराने वाले अनेक स्रोत उपलब्ध हैं। एक मिनट। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी कराने वाले अनेक स्रोत उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जैसे विभिन्न नगरों की खुदाई से प्राप्त विभिन्न भवनों, गलियों, बाजारों, स्नानागारों आदि के अवशेष हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। इन अवशेषों से हड़प्पा संस्कृति के नगर निर्माण एवं नागरिक प्रबंध के विषय में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा अगर कहा जाए तो कला के विभिन्न नमूने से, जैसे मिट्टी के खिलौने, धातुओं की मूर्तियाँ, नाचती हुई लड़की की तांबे की प्रतिमा आदि से हड़प्पा के लोगों की कला एवं कारीगरी पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मोहरों से जो अपने में ही हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। इससे हड़प्पा संस्कृति से संबंधित लोगों के धर्म, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधे तथा लिपि के उपस्थिति से यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पाई लोग पढ़े लिखे थे। इस लिपि के पढ़े जाने के बाद उसके संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। देखिए, हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला, मातृदेवी की पूजा होती थी। दूसरा, पशुपति की पूजा प्रचलित थी। कुबड़ वाला बैल पूजनीय था। तीसरा, पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी। चौथा था नाग पूजा, स्वास्तिक यानी कि सूर्य पूजा, अग्नि पूजा के भी संकेत मिले हैं। पांचवा है, एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। यह संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। संभव है कि यह हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते हो। कुल मिलाकर के हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन काफ़ी हद तक आज के हिंदू धर्म के ही समान था, यद्यपि इस सभ्यता से कहीं भी मंदिर जैसे अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं एवं धार्मिक प्रथाओं की विवेचना करें। देखिए, हड़प्पावासी बहु देववादी एवं प्राकृतिक पूजक थे। मातृदेवी इनकी प्रमुख देवी थी। कहते हैं कि इसका जो मातृदेवी थी वो उसका प्रमुख देवी थी। मिट्टी की बनी अनेक स्त्री मूर्तियां जो मातृदेवी की प्रतीक है बड़ी संख्या में मिली है। देवताओं में प्रधान जो है पशुपति या आदि शिव थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर योगीश्वर की मूर्ति को पशुपति महादेव माना गया है। सिंधुवासी नाग, कुबड़, दार, सांड, लिंग, योनि, पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते थे। जल पूजा, अग्नि पूजा और बाल प्रथा भी प्रचलित थी। मंदिरों और पुरोहितों का अस्तित्व नहीं था। कहते हैं उस समय जो है मंदिरों और पुरोहितों का अस्तित्व नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। देखिए, हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम थी। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, पश्चिमी में बलूचिस्तान, मकरान तट से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर के यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा, मोहनजोदड़ो की सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखिए। देखिए, मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानागार
गार अपना विशेष महत्व रखता है। यह सिंध घाटी के लोगों को कला का अद्वितीय नमूना है। ऐसा अनुमान है कि यह स्नानगार यानी कि तालाब धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। यह तालाब इतना मजबूत बना हुआ है कि इसकी दीवारें काफ़ी चौड़ी हुई, जो पक्की ईंटों और विशेष प्रकार के सीमेंटों की है ताकि बनी हुई है, और पानी निकलने के लिए नालियों का भी प्रबंध है। कहते हैं इसमें क्या होता है, पानी निकलने के लिए भी जो है नालियों का प्रबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सिंधु घाटी से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सिंधु घाटी से संबंधित गृह स्थापत्य पर एक टिप्पणी लिखें। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की गृह स्थापत्य मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुतकर्ता से कई एक आगंतुक पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर जो है कमरे बने थे, संभवतः जैसे आंगन, खाना पर और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपने एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया गया था। विद्वानों के अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। विद्वानों का कहना है कि वहाँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 700 कुएं थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 7वां कि मोहनजोदड़ो का एक संयोजित शहरी केंद्र के रूप में प्रमुख विशेषताओं का लगभग 100 से 150 शब्दों में लिखिए। यानी कि टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहे हैं। मोहनजोदड़ो का एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में प्रमुख विशेषताओं का लगभग 150 शब्दों में जो है आपका टिप्पणी लिखिए। देखिए, एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो आप ऐसे देकर फिर डैश देकर के लिखेंगे कि प्रथम संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता को देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सबसे पहले कौन? हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो। दूसरा अगर पॉइंट लिखेंगे आप, बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। यहाँ जो मोहनजोदड़ो में जो है बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक खड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। तीसरा है आपका, तीसरा पॉइंट है कि निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं। चौथा पॉइंट भी आप इसका लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप अच्छे ध्यान से सुनेंगे और 1-2 बार अपने कॉपी पर लिखने का प्रयास करेंगे, स्वतः ही आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 8वां कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, किंतु कार्बन 14 निरंतर बल होने लगता है, यानी कि क्षय होने लगता है। कार्बन का अर्ध आयु काल लगभग 55-68 प्लस माइनस आपके जो है
90 वर्ष का होता है, समझिए 90 वर्ष का होता है, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ का कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इसी के आधार पर प्राचीन सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 9वां कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत का अपना विशेष स्थान रखता है। इसके प्रमुख कारण यह है कि भारतीय ग्रंथों की संख्या कालहीन सही जानकारी नहीं होने के कारण किसी काल विशेष की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता। साहित्यिक साधनों में लेखक का दृष्टिकोण भी सही तथा प्रस्तुत करने में बाधक होता है। ग्रंथों के प्रतिलिपि करने वालों ने अपना इच्छा अनुसार प्राचीन प्रक्रमों को छोड़कर अनेक नए प्रक्रम जोड़ देते हैं, लेकिन पुरातात्विक सामग्री में इस प्रकार के हेर फेर की संभावना बहुत कम होता है। अतः पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। कहते हैं इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। अभिलेखों से तात्पर्य है पाषाण, धातु या मिट्टी के बर्तन आदि पर खुदे हुए लेखाभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों द्वारा उसके धर्म प्रचार प्रसार के उपाय, प्रशासन, मानवीय पहलुओं आदि का विषय में सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेख की महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि मात्र अभिलेखों के ही आधार पर भंडारकर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया है। तो मेरे साथियों, हमने इस वीडियो में मात्र 10 प्रश्न का उत्तर बताए हैं। इसके आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम 10 से आगे जितने भी प्रश्न हैं सबको बताएंगे। बाकी इसमें से इस प्रश्न में से जितना हमने बताए हैं इसमें से आपको कितना याद था वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ आप इसको 1-2 बार लिखने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो को ध्यान से 1-2 बार देखेंगे, उससे ही आपको याद हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।